वेलकम टू मलुका आईएएस। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। ये वाली जो सीरीज है प्रीलिम्स 2023 का जो 28 मई को होने वाला है, उसके लिए आप लोगों की लास्ट मोमेंट में किस तरह की तैयारी होनी चाहिए उसको ध्यान में रखकर इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है ना। किस तरह से होता क्या है ना, जब प्रीलिम्स पास में आता है और समय कम बचता है ना, तो हम लोग एकदम से भटकाव आने लगता है कि कौन सी चीज को पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है। इन चीजों को ध्यान में रखकर कई बार क्या होता है ना कि हम लोग अपना जो ज्यादा समय है उन चीजों पर देते हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती भी नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो आपको एकदम स्पेसिफिक करने के लिए इस सीरीज को लॉन्च किया गया है। अभी तक हम लोग पॉलिटी कई सारे टॉपिक्स अब तक देख चुके हैं। आज हम लोग पॉलिटी में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे इस आज जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखेंगे उसमें हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आपको पता है कि यूपीएससी, जिस तरह से मैं कहता हूं ना कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनमें से हर बार सवाल पूछा जाता है। जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हर बार सवाल आपको दिखेगा। भारत की प्रस्तावना को लेकर हर बार आप लोगों को सवाल दिखेगा। मौलिक अधिकारों को लेकर, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर, मौलिक कर्तव्यों को लेकर हर बार सवाल आप लोगों को यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। उसी तरह का एक टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। सबसे पहले तो भाई आप लोग एक चीज समझो प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट जब जिक्र आता है ना, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि कार्यपालिका क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है। और आप में से मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कार्यपालिका के अंदर आता कौन कौन है। जो संघ की कार्यपालिका होती है, देखिए, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, है ना। जो कैबिनेट वगैरह जो होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, वो जो है वो अस्थायी कार्यपालिका है। हो सकता है वो 5 साल में चेंज हो जाए। स्थायी कार्यपालिका जो आप लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे, आईएएस अधिकारी वगैरह जो होते हैं, ये स्थायी कार्यपालिका का भाग होते हैं, है ना, जो रिटायरमेंट तक बने रहते हैं। ये स्थायी हैं, वो अस्थायी है। तो ये डिफरेंस आप लोग समझ गए। दूसरा मेन क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, जो संघ की कार्यपालिका जो होती है उसके अंदर शामिल कौन कौन होता है। सबसे पहले देखिए, आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। कंफ्यूज कहां करता है यूपीएससी, ये भी मैं बता दूंगा। देखिए, इसमें एक तो राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं। इधर आप देखेंगे तो आपको भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा, ठीक है, मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा, सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे, और साथ में अंत में महाधिवक्ता जो हैं, जो सरकार के वकील होते हैं, वो भी इसमें, अटॉर्नी जनरल, वो भी शामिल होंगे, ठीक है। तो आप लोग सोचिए कि यूपीएससी कंफ्यूज कहां करता है। एक तो वाइस प्रेसिडेंट को लेकर आप लोग डाउट में रहते हैं, क्या उपराष्ट्रपति भारत का संघ की कार्यपालिका का हिस्सा होता है नहीं होता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन। और दूसरा महाधिवक्ता को लेकर होता है कि क्या अटॉर्नी जनरल इसका हिस्सा है या नहीं, ठीक है। तो दोनों मैंने आप लोगों को यहां पर क्लियरली बता दिया है कि संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका को लेकर आप लोग चीजें समझ गए होंगे। दूसरी चीज यहां पर जल्दी से देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भागीदारी करता है, इसको लेकर बहुत बार सवाल पूछा गया यूपीएससी में। और इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, मैं आप लोगों को एक तरीका बता दूंगा जिसे आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। तो आप लोग कौन कौन शामिल नहीं होता है, लेकिन आप लोग अगर सिर्फ इतना याद कर लो ना कि कौन कौन शामिल होता है, तो बाकी का आंसर तो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। आप लोग ज्यादा फोकस करते हो कि उनको याद करो कौन कौन शामिल नहीं है। आप सिर्फ 3 वो याद कर लो ना जो शामिल है, उसके अलावा कोई भी विकल्प होगा उसको कट कर दीजिएगा आप लोग आंसर में, है ना। कौन कौन शामिल होता है, सबसे पहले ये देखो, देखिए, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जो राज्य विधानसभाओं के जो हैं, राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। मैं विधानसभाओं की बात कर रहा हूं, परिषद की नहीं, ठीक है। निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी जो है, ठीक है, इसके भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि बस ये 3, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों ही सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। मतलब राज्यसभा और लोकसभा में जो नामांकित सदस्य होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे,
है ना, यही कंफ्यूजन है। दूसरा, राज्य विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं, विधान परिषद नहीं। तो विधान परिषद के सदस्य चाहे निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो शामिल होंगे। तीसरा जो है, दिल्ली पुदुचेरी में भी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसको इस तरह से याद रखेंगे ना तो गलत कभी नहीं होगा। अब इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में हो आप टिक कट कर देंगे उसको, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की जो योग्यता है, मतलब जो उनकी एलिजिबिलिटी है, क्या कौन सा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्ह रहता है, योग्य है, उसके बारे में क्या समझेंगे। देखिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष की एज होनी चाहिए, और साथ में जो है लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हों, ठीक है। लोकसभा, अब यहां पर राज्यसभा लिख देगा यूपीएससी, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए भारत के राष्ट्रपति, और लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, है ना। गवर्नर वगैरह का पद जो है लाभ का पद नहीं होता, ये आप लोग अच्छे से अभी तक समझ ही चुके होंगे, ठीक है। तो ये योग्यता हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर कोई विवाद है, तो उसका निपटारा कौन करेगा। सिर्फ और सिर्फ भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय है, इसका निपटारा करेगा। यूपीएससी यहां पर हाई कोर्ट लिख देगा या कोई और न्यायालय के बारे में भी लिख देगा। बिल्कुल आप लोग इसको लेकर क्लियर रहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब जल्दी से आप चीजें ये देखिए कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियां कौन कौन सी है, जल्दी से इसको समझेंगे। देखिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके चलेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन किसी भी तरह का आए, मैं आप लोगों को इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने आप को स्पेसिफिक किस तरह से करना है, कहां पर कौन से एरियाज हैं जहां पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए भाई, जो कार्यपालिका की शक्तियां होंगी, ठीक है, जो कार्यपालिक शक्तियां होंगी उसके अंदर क्या आएगा, सभी जो आप देखेंगे समझौते जो हैं, संधियां जो हैं, किसके नाम पर की जाती हैं, राष्ट्रपति के नाम पर। आपको पता है राष्ट्रपति चाहे नाम मात्र का जो है प्रमुख है भारत का, लेकिन जो आप देखेंगे सभी समझौते वगैरह उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। दूसरा आप सो देखेंगे इसमें कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के तहत और क्या आता है, नियुक्तियों का क्षेत्र, है ना। कौन कौन सी नियुक्तियां कर सकता है राष्ट्रपति, नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। सलाह चाहे प्रधानमंत्री देते हैं पर करते कौन है, राष्ट्रपति, है ना। कौन कौन, जैसे कैग वगैरह है ना, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति कर सकता है। निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो दूसरा काम इसके अंदर आप कार्यपालिका शक्ति के तहत देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है नियुक्तियां भी कर सकता है प्रमुख, है ना। तीसरा आप देखेंगे राष्ट्रपति क्या करता है, जो सरकार को सुहज तरीके से सरकार काम कर सके, आसानी से काम कर सके, इसके लिए नियम भी बनाता है ना। तो ये जो चीजें आप देखोगे ये कार्यपालिका शक्ति के तहत आ जाएंगी, है ना। दूसरा आप देखिए कि अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति, पहला आप लोगों ने कार्यपालिका के तहत देखा है ना। दूसरी शक्तियां अगर आप राष्ट्रपति के तौर पर देखेंगे, वित्तीय शक्तियां, मान लीजिए वित्तीय शक्तियां अगर देखेंगे क्या होगा, धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में, है ना। तो राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरा आप देखिए जो बजट है वो राष्ट्रपति ही संसद में लिखवाता है, चाहे बाद में फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ते हैं उसको, है ना। तो ये जो चीजें ये कौन सी हैं, फाइनेंशियल जो पावर्स हैं ये राष्ट्रपति को दी गई हैं अगर आप लोग देखेंगे। उसके अलावा तीसरा आप देखेंगे विधायी शक्तियां क्या हो सकती हैं राष्ट्रपति के पास, तो इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए आपको पता होगा सदन जब बुलाना होता है, आह्वान करते हैं संसद का, कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कई बार स्थगित भी कर देते हैं, लोकसभा का विघटन भी करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं ना ये सब चीजें। जब संयुक्त सत्र बुलाना होता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, कौन आह्वान करता है, राष्ट्रपति करता है। चाहे उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, चाहे अध्यक्ष करते हैं, सभापति जो आपके हैं स्पीकर करते हैं, बट आह्वान तो राष्ट्रपति करता है ना, ये सब चीजें। और विधायिका के तहत ही अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करता है, ये भी तो विधायी शक्ति हुई या नहीं। क्योंकि अच्छा, अध्यादेश को लेकर एक दो चीजें यहां पर क्लियरली समझ लो। सबसे पहली चीज यह है बच्चों कि अध्यादेश जो है संसद की पैरेलल शक्ति नहीं है। बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन में, पैरेलल मतलब समानांतर शक्ति नहीं है ये। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे समानांतर शक्ति इसलिए नहीं है, जब संसद के दोनों सदन चल रहे हों तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एक सदन ना हो तब आप अध्यादेश ला सकते। समझते हैं ना अध्यादेश क्या होता है, जब आपात स्थिति पैदा हो चुकी हो और सदन ना चल रहा हो, संसद ना चल रही हो, तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वो अध्यादेश के माध्यम से कानून निर्मित कर सकते हैं, है ना। सरकार के पास यह पावर रहती है। तो लेकिन अध्यादेश की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर दोनों सदन चल रहे हैं,
है ना, तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे अध्यादेश उन्हीं विषयों पर लाया जा सकता है जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग विषय पर अध्यादेश ला देंगे। और अध्यादेश, एक चीज और आप समझिए कि 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित करना होगा। सदन की पहली बैठक होती है ना जब अध्यादेश पारित करने के बाद, तो उसके 6 सप्ताह के भीतर आपको यह करना होगा। तो अधिकतम अवधि अगर देखेंगे, जैसे यूपीएससी एक बार पूछा था कि अध्यादेश कितनी अवधि तक मैक्सिमम जारी रह सकता है, तो 6 महीने और 6 सप्ताह तक। क्योंकि अगर 6 महीने बीच में आ जाते हैं बैठक के बाद, तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं पर जो समय है काफी लंबा चला जाएगा, है ना। 6 महीने और 6 सप्ताह तक अध्यादेश रह सकता है। यह अध्यादेश की सीमाएं हैं। कुछ और देखिए, जैसे राष्ट्रपति के पास क्षमादान की भी शक्तियां हैं, माफ भी कर सकता है वो, है ना। सैन्य अदालत का भी दंड दिया हो माफ कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता है ना। राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, बट गवर्नर नहीं कर सकता है। तो ये जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति को दी गई हैं। उसके अलावा आप देखेंगे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है, जैसे ये कई बार यूपीएससी पूछा है ना। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि जब बिल पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है ना, तो विधेयक जब जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको अनुमति दे दें या सुरक्षित भी रख सकते हैं, या फिर वो चाहे तो कोई डिसीजन ही ना लें। अगर वो कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। और ये पावर राष्ट्रपति के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज्यादा है ना। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, पॉकेट वीटो की पावर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के से ज्यादा है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ये आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको इन एरियाज पर ही फोकस करना है राष्ट्रपति को पढ़ते टाइम, है ना। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा गया है वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी शायद बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का राज्य का प्रमुख है ना, और सरकार का प्रमुख भारत में प्रधानमंत्री है। अगर आप समझेंगे तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है और भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। यही यूपीएससी कंफ्यूजन करता रहता है कि भारत का राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख है या भारत में राज्य का प्रमुख प्रधानमंत्री। ऐसा कुछ नहीं है। हेड ऑफ स्टेट जो है भारत में राष्ट्रपति है। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं ये सवाल बनता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर सवाल बनता है, कौन कौन सा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर सवाल बनता है। तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी राष्ट्रपति को लेकर वो मैंने आप लोगों से कहा अच्छे से डिस्कस कर ली है। जल्दी से हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेकर। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति, है ना, ये सेकंड जो है आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पद है ये। और इसके अंदर आप देखेंगे तो भारत का जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, निर्वाचन अगर देखेंगे डिफरेंस कैसे है इसका। जो निर्वाचन है, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा जो मैंने पहले बताई है, उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का पार्ट होता है, अंग होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। उपराष्ट्रपति जो भारत में आप देखेंगे ना, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वही कहीं ना कहीं पर भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये तो आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, है ना। दूसरा देखिए निर्वाचन में क्या है। अब देखो जो उपराष्ट्रपति है इसका मुख्य काम क्या है, सभापति के रूप में राज्यसभा का काम करना, है ना। जैसे स्पीकर होते हैं लोकसभा में, उस तरह से सभापति होते हैं राज्यसभा में। तो इसके लिए जरूरी क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी के जो निर्वाचित सदस्य हो चाहे मनोनीत सदस्य हो, इसमें भागीदारी करेंगे। भाई क्लैरिटी यहां पर कर लीजिए, यहां पर निर्वाचित सदस्य भी करेंगे और जो है आपके मनोनीत सदस्य भी जो इसको भागीदारी करेंगे। इसमें राज्य की विधानसभाओं का, राज्य की विधान परिषदों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वहां के जो सदस्य हैं यहां पर कोई भागीदारी नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। ठीक है, तो आप लोगों को क्लैरिटी आई सबसे पहले निर्वाचन में कौन भागीदारी करेगा। दूसरी चीज, उपराष्ट्रपति के लिए क्या चीजें होंगी। देखिए, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो योग्यताएं हैं, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा आप देखेंगे 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। ये तो समान ही है राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, बट यहां पर उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं आप लोगों को। जब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह का बनता है, उपराष्ट्रपति जो है, एक तो यह समझो कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो मैक्सिमम अवधि कितनी है, 6 माह तक। 6 माह तक वो उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है या त्यागपत्र दे दिया है, कुछ भी ऐसा हुआ हो। ठीक है, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना ही होगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, तब राज्यसभा का उपसभापति जो है सभापति के रूप में कार्य करेगा। एक चीज तो ये। दूसरा, जो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, तो जो नया बना हुआ राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष तक ही पद धारित करेगा। ऐसा नहीं है कि जो रिमेनिंग जो टाइम बच गया है उसके लिए नहीं, अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति जो है
करेगा, पद धारण करेगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आई। दूसरा, उपराष्ट्रपति को लेकर एक चीज और क्लियर समझिए। यहां पर उपराष्ट्रपति जो है ना, जब इसको हटाने का संकल्प आता है ना, जब इसको हटाने का संकल्प आता है, एक तो उसको महाभियोग नहीं बोला जाता है। एक चीज थोड़ा सा यहां पर कंपैरिजन देख लीजिए, राष्ट्रपति को लेकर भी आप लोग चीजें समझिए भाई। सबसे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट बच गया था, राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, महाभियोग। बट एक आप चीज देखिए, यूपीएससी क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन करेगा वो ये करेगा कि राष्ट्रपति को जब महाभियोग लगाया जाता है उसका आधार क्या होता है। उसका आधार सिर्फ और सिर्फ एक है, संविधान का उल्लंघन। सिर्फ एक आधार है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाता है, हटाया जाता है, तो उसका आधार क्या है, या तो कदाचार होना चाहिए या निर्योग्यता होनी चाहिए, असक्षमता होनी चाहिए, है ना। डिफरेंट है वो, सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में देखेंगे। बट अब देखिए, जो राष्ट्रपति है इस पर महाभियोग का आधार मैंने आप लोगों को बता दिया। बट उपराष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति को सीधा दोनों सदनों के सदस्य मिलकर हटा सकते हैं, उसके लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है उपराष्ट्रपति को लेकर आप लोग समझ लेंगे। एक चीज तो ये। दूसरा, जब उपराष्ट्रपति को लेकर संकल्प विचाराधीन हो, हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, उस समय पर उपराष्ट्रपति जो है सदन में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है, बट मतदान नहीं कर सकता है ना। पहली बार भी मतदान नहीं कर सकता है, बराबर होने में तो कैसे ही करना है। दूसरी चीज, जो अध्यक्ष है ना, स्पीकर है जो आपका लोकसभा का, वो पहली बार मतदान कर सकता है। ये डिफरेंस है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जिनको लेकर यूपीएससी कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन पूछता है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। मुझे लगता है इस वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर आप लोगों के मन में जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और एक आइडिया मिल गया होगा कि इन दोनों चैप्टर को किस तरह से यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।